ये कहानी शुरू होती है मनोरमा के घर से। मनोरमा जी का परिवार एक छोटा सा परिवार था, जिसमें पति, एक बेटा और एक बेटी थे। 4 लोगों के इस छोटे से परिवार में प्यार बहुत था। मनोरमा अपने मायके पक्ष और अपने ससुराल पक्ष के दूर दूर के भी रिश्तेदारों से संबंध बनाकर रखती थी। एक दोपहर खाने के टेबल पर पूरा परिवार साथ में लंच ले रहा था कि तभी मनोरमा जी का फोन बजता है। खाने के वक्त तो फोन को छोड़ दीजिए। कौन है आप इस वक्त? एक का फोन रखती है तो दूसरे का फोन आ जाता है। हाँ, ना करूँ बात। आप और आपका बेटा तो काम पर चले जाते हैं, आपकी बेटे कॉलेज। पीछे से मेरा मन कैसा लगता है इन्हीं रिश्तेदारों से बात करके ना। जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप लोगों से पहले मेरे पास के रिश्तेदार यहाँ पहुँच जाते हैं। फोन काट किया मम्मी। हाँ, यही तो तेरे पापा चाहते थे। खून जला देते हैं इंसान का। कभी पूछा नहीं कि मनोरमा क्या मन है तुम्हारा? सुबह से उठकर इतना खाना बनाती हूँ सभी के लिए, पर इनको तो मेरे बात करने से भी प्रॉब्लम है। तभी मनोरमा का फोन फिर से बजता है और इस बार मनोरमा फोन उठा लेती है। हेलो मामी जी, कैसी हैं आप? रोहन की शादी के लिए कुछ सोच रही है कि नहीं तू? मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत अच्छी है। बात चलाऊं क्या उसके घर वालों से? मुझे पूरा विश्वास है ये लड़की तेरे मामा जी को दाल मखनी बनाकर खिला ही देगी और उनकी बरसों की नाराजगी दूर हो जाएगी। क्या मामा जी अभी दाल मखनी पर अटके हुए हैं? मुझे लगा वो सब भूल चुके हैं। मैं तो आज उन्हें फोन करने वाली थी। रिटायर करनाल है वो, एक बार उनको कुछ पसंद आ जाता है तो आ जाता है। एक बार वो पंजाब में थे, तब किसी बावर्ची ने उन्हें ऐसी दाल मखनी खिलाई कि उसके बाद उन्हें वही दाल मखनी खानी थी। हमारा अपना तो कोई बच्चा है नहीं। गणेश से बहुत उम्मीद थी तेरे मामा जी को कि उसकी पत्नी को उनके लिए वैसी ही दाल मखनी बनाएगी, पर तू वैसी दाल मखनी बना नहीं पाई। अब तो बस रोहन की होने वाली बीवी से उम्मीद है। ये सुनते ही मनोरमा घबरा जाती है। क्या वो मम्मी क्या बोल रही थी दादी जी? अरे तेरी शादी को कह रही थी। उन्हें अभी उम्मीद है कि मामा जी को कोई ना कोई दाल मखनी खिलाई देगा। रोहन की मम्मी, लड़की को फाइनल करने का क्राइटेरिया हम यही रख देंगे कि लड़की अच्छी दाल मखनी बनाए, क्योंकि वैसे भी मामा जी के आगे पीछे कोई है नहीं। अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तो सब कुछ हमारे बेटे को ही देकर जाएंगे। उनकी नाराजगी खत्म करने का यही एक जरिया बचा है हमारे पास। लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी पापा, लड़की ढूंढ रखी है मैंने। हम 5 साल से एक दूसरे को जानते। रमा नाम है उसका। मैं शादी करूंगा तो रमा से ही करूंगा। सोच लो भैया, रमा या 25 करोड़ की प्रॉपर्टी। अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो फिर मैं कवारा ही रह लेता हूँ। ठीक है ना मम्मी? अरे ऐसी बात मत कर बेटा, हाथ आया इतना बड़ा मौका चला ना जाए। जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा मैंने। आप लोगों से एक ही तो इच्छा जाहिर की, वो भी पूरी नहीं होने देंगे आप लोग। अच्छा ठीक है, तो रमा को लेकर आजा, हम उसे ना पहले खाना बनाना सिखा देंगे। दोनों परिवार आपस में मिल लेते हैं, जहाँ मनोरमा कहती है, खाना बना लेती हो रमा तुम? ऐसी कोई डिश नहीं जो मेरी बेटी ना बना सके। रोहन तो खाता ही रहता है। रमा के हाथ का खाना चाइनीज हो, इटालियन हो, बंगाली, पंजाबी, हर तरह का फूड बनाना जानती है मेरी बेटी। फिर तो डन करते हैं मम्मी, क्यों? और बिना देरी किए मनोरमा रमा को अपनी बहू बनाकर ले आती है। अपने लहंगे को जरा ऊपर कर रमा अपना दाहिना पैर अपने ससुराल में रखने ही वाली होती है कि मनोरमा बोल पड़ती, 2 दिन बाद तेरी मुंह दिखाए करने तेरे मामा ससुर आएंगे बेटा। अब तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है, तू ही उनसे हमारे रिश्ते को फिर से गहरा कर सकती है। 25 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात बोलो ना मम्मी, ये रिश्ते का क्यों बोल रही हो? तब ना भाभी को दाल मखनी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, आपने अभी तक रमा को जाना नहीं है। अपनी पहली रसोई की तैयारी करने रमा किचन में जाती है। आपको खाने में क्या पसंद है पापा जी? क्या बना लूं पहली रसोई में? दाल मखनी बना लो बेटा, इससे तेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ रमा, दाल मखनी बना लो। आखिरकार 25 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात है, और तुम अगर मामा जी को खुश कर दोगी तो कम से कम 10 करोड़ का हिस्सा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। मैं जाता हूँ और सारी सामग्री लेकर आता हूँ।
पूरा घर मिलकर रमा को दाल मखनी बनाने में मदद करने में जुट जाता है। कुछ देर बाद रमा दाल मखनी तैयार करके सभी के सामने परोसती है। ओह, ये तो तूने रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी बना दी बेटा। ऐसी दाल मखनी तो मैंने न जाने कितनी बार मामा जी को बनाकर परोसी है, पर वो इस तरह की दाल मखनी को अपने होठों से भी नहीं लगाते। ये पंजाबी स्टाइल दाल मखनी है मम्मी जी, और दाल मखनी तो ऐसी ही बनती है। और अगर मामा जी को दाल मखनी ये वाली पसंद नहीं आएगी तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी दाल मखनी खाकर बैठे हुए हैं। बहू की बात में दम तो है रोहन की मम्मी। मैं तो कहता हूँ तुमसे कि मामा जी 2 दिन बाद आने वाले हैं, हम आज रात तक मामी जी को बुला लेते हैं। मामी जी को इतने दिनों में अंदाजा तो लग ही गया होगा कि मामा जी कौन सी दाल मखनी पसंद करेंगे। मैं और रोहन जाकर मामी जी को ले आते हैं, तब तक बहू तू 2-4 स्टाइल की दाल मखनी बनाकर रख ले। रात को सारी स्टाइल की दाल मखनी मामी जी को टेस्ट करवा देंगे। और ऐसा ही होता है। दुनिया में जितनी तरह से दाल मखनी बनाई जा सकती थी, रमा वो सारा स्टाइल फॉलो कर लेती है। कभी लाल चने डालकर, कभी काले चने डालकर, कभी उड़द दाल डालकर, तो कभी चने डालकर, और ऐसी 10 तरह की वैरायटी वाली दाल मखनी बनाकर रमा रात को टेबल पर परोसती है और थक हार कर मैथिली के सामने वाले चेयर पर हाथ पैर पसार कर बैठ जाती है, जिसे देखकर मैथिली कहती है, मेहनत तो बहुत की है बहू तूने, इतने तरह की दाल मखनी भी बनाई। मुझे तो लगता है इसमें से एक ना एक तो पास हो ही जाएगा। और पास नहीं भी हुई ना मामी जी, तो इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक एक कर मैथिली सारी कटोरियों में से दाल मखनी चखती है। सारी की सारी वैरायटी की दाल मखनी खाने के बाद, इतने सालों में न जाने कितने कुक को रखे हैं मैंने अपने घर पर उनमें से किसी के भी हाथों की दाल मखनी तेरे मामा जी को पसंद नहीं आई बेटा। ये सारी वैरायटी की दाल मखनी मैंने पहले भी चख रखी है, इनमें से उनकी वो डिफरेंट वाली दाल मखनी तो कोई भी नहीं लगती मुझे। कोई बात नहीं, एक दिन का वक्त है हमारे पास, उसमें 20-25 और वैरायटी की दाल मखनी तो बना ही लेगी रमा। क्यों रमा, बना लेगी ना? ये सुनते ही रमा बेहोश हो जाती है। दाल मखनी के चक्कर में रमा का तो दाल निगल चुका था और चने पीस चुके थे। अब फिर से दाल की वैरायटी बनाने की बात सुनते ही उसका बेहोश होना तो लाजमी था। अगली सुबह, और कैसे बनती है दाल मखनी भाई? इतनी सारी वैरायटी की दाल मखनी बना दी, उसमें से भी कोई मामा जी की फेवरेट नहीं निकली। अब कैसे दाल मखनी बनाऊं? एक तो कल से कुछ खाया नहीं, घूम फिर कर दाल पीने बैठा देते हैं मुझे। आज से मैं कुछ नहीं बनाने वाली, नॉर्मल सी प्लेन दाल बना देती हूँ और चावल हो गया बस। और मखनी मैं नहीं ट्राई कर सकती, घर पर जिसे खाना होगा ये दाल चावल खा लेगा, नहीं तो बाहर से मंगवा। और सुबह सुबह ही गुस्से में रमा प्लेन दाल और चावल बनाकर किचन से बाहर निकल जाती है। और फिर आता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार था। गंभीर मामा अपने भतीजे के घर पहुंचते हैं। उसे देखते ही सभी उसके आगे पीछे ऐसे भागने लगते हैं मानो वो अपने साथ ही जायदाद के कागज लेकर आए हो। अरे रोहन की मम्मी देखो, मामा जी आ गए, पैर छुओ इनके। मैथिली जी, कह दीजिए इस लड़के से मैं इससे मिलने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं तो बस अपने भांजे की बेटी की दुल्हन को आशीर्वाद देने आया हूँ। पापा मम्मी से बात मत कीजिए मामा जी, रखिए अपनी नाराजगी बरकरार, पर मुझसे और पूजा से तो नाराजगी नहीं है ना। आप चलिए अंदर, रमा आपके इंतजार में बैठी है। बहू, मामा जी आ गए, जल्दी से खाना लगाओ। ये सुनते ही रमा के ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है। दाल से नफरत हो गई है, इतनी तरह की दाल बनवा ली है इन लोगों ने मुझसे, उसमें से कोई फाइनल नहीं हुई। अब कौन सा फिर से दाल मखनी बनाकर जंग जीत लूंगी मैं। तभी रमा फ्रिज खोलती है, जहाँ उसकी नजर पिछले दिन की बासी दाल पर पड़ती है। उसे देखते ही वो सोचती है, दाल तो मामा जी ऐसे भी रिजेक्ट करने वाले हैं, तो क्यों मेहनत करूं भाई, ऐसे ही कल ही तो नेल पेंट लगाया है मैंने, यही दाल परोस देती हूँ। रमा फ्रिज से बहुत सारा बटर निकालती है और दाल के ऊपर डाल देती है और एक ताजा ताजा छौंक लगाकर उस दाल को बाहर मामा जी के पास ले जाती है। दाल 28 साल पहले वो दाल मखनी खाई थी मैंने, उसके बाद कभी वैसी दाल मखनी खाने मुझे मिली नहीं। मैथिली ने भी न जाने कितने रेस्टोरेंट की दाल मखनी घर पर मंगवाई, पर वो स्वाद मुझे आया ही नहीं। कोई विश्वास नहीं करेगा, पिछले 12 सालों से दाल छुआ भी नहीं मैंने, पर ये खाऊंगा,
क्योंकि मेरी प्यारी बहू लेकर आई है तो टेस्ट करना तो बनता ही है। और जैसे ही गंभीर उस दाल को टेस्ट करते हैं, अरे वाह 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 वाह, यही तो है वो दाल मखनी जो मुझे खानी थी। मैथिली, मेरा चेक बुक लेकर आओ। कम से कम 5,01,000 रुपए तो मैं अपने बच्चे के हाथ में रखूंगा ही। और क्या था, वो चमत्कार हो जाता है जो किसी ने ना सोचा था। दाल मखनी खाने के बाद गंभीर इतना खुश हो जाता है कि अपनी जायदाद रमा के नाम करके चला जाता है। माना कि शादीशुदा औरतों को अपने दहेज में मिले सामानों से एक अलग ही लगाव होता है, लेकिन यही लगाव अगर परिवार में रोज रोज की झगड़े की वजह बन जाए तो क्या होगा? आइए इसे आज की कहानी से जानने की कोशिश करते हैं। सुनीता की शादी पूरे 28 साल पहले दिनेश के साथ हुई थी। शादी के समय दहेज के बाकी सामानों के साथ सुनीता को उसके मायके से 1-2 बर्नर वाला स्टील का भारी भरकम गैस चूल्हा भी मिला था। ये वही चूल्हा था जिस पर खाना पकाकर उसने सारी उम्र अपने पति और बच्चों को खिलाया। समय बीता और जब सुनीता का बेटा लक्ष्य 25 साल का हुआ तो सुनीता ने सीता नाम की लड़की के साथ उसकी शादी पक्की कर दी। लक्ष्य की शादी के कुछ दिन पहले, बहन जी, वो हम लोग सीता के दहेज के लिए लिस्ट बना रहे थे तो सीता के पापा कहने लगे कि बहन जी से एक बार फोन करके कंफर्म कर लो। अरे बहन जी, इस पे पूछने वाली क्या बात है? जो आप लोगों की इच्छा हो वो दे दीजिएगा अपनी बेटी को, वरना हमारे घर में तो सब कुछ है ही। ईश्वर की कृपा से हर तरह की सुख सुविधा का इंतजाम है हमारे यहाँ। आपको सीता बिटिया की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बहन जी, एक बात और बतानी थी आपको। हमारे यहाँ ना बेटी को शादी में गैस का चूल्हा नहीं दिया जाता, अब शगुन मानते हैं, इसलिए हमने गैस चूल्हा सिलेंडर वगैरह लिस्ट में शामिल नहीं किया। अरे ठीक है बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरे पास तो मेरी शादी का गैस चूल्हा है ही। पिछले 30 सालों से हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों का आगे भी उसी से काम चल जाएगा। सीता की माँ ने लक्ष्य की माँ से बात करने के बाद दहेज के सामानों की फाइनल लिस्ट सुनीता को भेजी और फिर कुछ ही दिनों में धूमधाम से लक्ष्य की शादी सीता के साथ हो गई। शादी के कुछ दिन बाद, अरे बहू, दोपहर के 1 बज रहे हैं, अभी तक तेरा खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? माँ जी, खाना तो तब बनकर तैयार होगा ना जब आपका ये लंगड़ा चूल्हा चलने लायक हालत में होगा। क्या कहा तूने? मेरे शादी के गैस चूल्हे को लंगड़ा कहा? कहाँ से लंगड़ा दिखाई दे रहा है तुझे? इसी लंगड़े की सवारी कर करके 30 साल पार किए हैं मैंने। खबरदार, जो आज के बाद मेरे मायके के किसी भी सामान के बारे में कुछ भी उल्टी पुल्टी बात अपने मुंह से निकाली तो जो तेरे मायके से सामान आया है ना, पहले जाकर उन्हें देख ले। मेरे दहेज का सामान तो पिछले 30 सालों से चल रहा है। तेरा 30 महीने भी चल जाए ना तो मैं अपना नाम सुनीता से बदल के अनीता रख लूंगी। माँ जी, आपके दहेज की सामान की बुराई करने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप बिना बात को घसीट कर कहाँ से कहाँ ले जा रही है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गैस चूल्हा ठीक से काम करेगा तभी खाना बन पाएगा। चूल्हे में से गैस लीक हो रही है और ये बात मैं आपको पिछले 3 दिन से बता रही हूँ। तेरे कहने पर मैं मिस्त्री को बुलाकर लाई थी ना। अब रोज रोज क्या तेरा ये चूल्हा लेकर मिस्त्री के यहाँ खड़ी रहूं मैं? कुछ नहीं होता, बना ले खाना। मैंने तुझे बताया ना, 30 साल से इसी चूल्हे पर खाना बना रही हूं मैं। देखिए माँ जी, मैं तो साफ बोल रही हूँ, जब तक गैस का चूल्हा ठीक नहीं हो जाता मैं रसोई में पाँव नहीं रखने वाली। अगर आप जिद्दी है ना माँ जी, तो मैं आपसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। दोनों सास बहू के बीच में तीखी बहस हो गई थी और उसके बाद दोनों मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। 1 घंटे बाद जब ससुर जी इंतजार करते करते थक गए तो पत्नी सुनीता को आवाज लगाने लगे। अरे सुनीता जी, आज रोटियां हमारी थाली का रास्ता भूल गई है क्या? भाई अब तो पेट में चूहे भी दौड़ लगा लगा कर थक कर एक कोने में बैठ गए। अब खाना लगा भी दो। सुनीता जी, क्या चिल्ला रहे आप? आपकी बहू का नाम सीता है और अब खाने के लिए सीता को आवाज लगाया करिए। बहू आ गई है घर में, अब खाना पीना बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं रही। अरे बहू, तुम ही खाना बना दो। तुम्हारी सास तो सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करती। बाबूजी, मैंने खाना बनाने से इनकार कब किया है? मैंने माँ जी से साफ साफ शब्दों में कहा था कि गैस का चूल्हा रिपेयर करवा दो, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए कैसे टूटे फूटे चूल्हे पर खाना बनाऊं मैं? माँ जी को तो मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं है। आप जानते भी हैं 2 दिन से गैस लीक हो रही है। मुझे खाना बनाते हुए परलोक जाने की कोई जल्दी नहीं है। आप गैस का नया चूल्हा ला दीजिए, मैं खाना बना दूंगी। अरे तू परेशान मत हो बेटा, मैं अभी गैस का चूल्हा रिपेयर करवा कर ला देता हूँ। तुम दोनों सास बहू बिना समस्या का समाधान करने के बजाय आपस में ही झगड़ने में सारा समय बिता देती हो। अरे बेटा, अगर गैस का चूल्हा सही नहीं था तो तुम मुझे बता देती।
बहू की बात सुनकर ससुर जी गैस का चूल्हा लेकर बाजार जाते हैं और उसे ठीक करवा कर ले आते हैं। अगले 2-3 दिन तो सीता आराम से खाना बनाती रहती है, लेकिन 3 दिन के बाद एक बार फिर से वही खींचतान शुरू हो जाती है। अरे सीता, नाश्ता बन गया कि नहीं? तुम्हें पता है ना 9 बजे तक मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है। मुझे पता है आपको 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना होता है, लेकिन ये बाबा आदम के जमाने के चूल्हे को नहीं पता ना, ये अपनी धुन में धीरे धीरे जल रहा है। अब जब गैस में दम नहीं तो खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ही। क्या है माँ, क्या जिद है ये आपकी? ये चूल्हा बदलती क्यों नहीं हो आप? देख रही हो कि जब आपका चूल्हा दम तोड़ चुका है तो इस मुर्दे में कब तक जान फूंकती रहोगी? मैं कल ही नया चूल्हा ऑर्डर कर देता हूँ, कम से कम टाइम से खाना तो मिलेगा इस घर में। खबरदार, जो मेरे दहेज के चूल्हे को उंगली भी लगाई किसी ने। मैं साफ बता रही हूँ, कोई खराबी नहीं है मेरे चूल्हे में, खराबी तेरी लुगाई में है। जिस दिन से उसने घर में कदम रखा है ना, चुड़ैल की तरह जाकर मेरे चूल्हे से चिपक गई है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तेरी बीवी को परेशानी क्या है मेरे चूल्हे से। इतने सालों से मैं भी इसी चूल्हे पर पका पका कर खाना खिला रही थी ना तुम दोनों बाप बेटों को। अब अचानक से उस चूल्हे में कीड़े पड़ गए। अरे भगवान, हर चीज की एक लाइफ होती है। तुमने 30 साल खूब खाना पकाया, उस पर हम इनकार थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन अब उसका समय खत्म हो गया है। अब खुशी खुशी उसे विदा कर दो और नए चूल्हे को घर में आने दो। ये रोज रोज का कलेश करना कोई अच्छी बात है क्या? ये देखो, बहू को इस घर में आए अभी 4 दिन नहीं हुए, पूरा का पूरा कुनबा बहू की तरफ हो गया। और मैंने जो अपनी सारी जिंदगी तुम बाप बेटों को पकाकर खिलाने में बिता दी, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ सिर्फ चूल्हा ही पुराना नहीं हुआ, ये बुढ़िया सास भी तो पुरानी हो गई है। इसे भी घर से बाहर निकाल दो और कोई मॉडर्न जमाने वाली चमकती धमकती सास ले आओ। मम्मी, आप बातों को खींचकर कहाँ से कहाँ ले जाती हो? सीता को लगा था कि आज शायद बात बन ही जाएगी, क्योंकि ससुर जी और पति लक्ष्य भी उसके ही पक्ष में बात कर रहे थे। लेकिन सासू माँ ने ऐसा इमोशनल ब्लैकमेलिंग का गेम खेला कि उसके सारे पत्ते बेकार हो गए और सब लोग उठकर अपने अपने काम में लग गए। दोपहर के समय, मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, आजकल एक से बढ़कर एक चूल्हे बाजार में मिल रहा है और मुझे 4 बर्नर वाला चूल्हा कितना पसंद था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ये चूल्हा खरीदने नहीं दिया। मेरी शादी में लाखों रुपए खर्च कर दिया आपने, लेकिन मेरी जिंदगी में 2 पैसे का सुकून नहीं दिया। थोड़ा तो दिमाग पर जोर डाला होता। मेरा पूरा दिन रसोई में उस 30 साल पुराने चूल्हे के साथ निकलता है जो ढंग से काम भी नहीं करता। आए दिन उसमें लीकेज होती है, कभी गैस नहीं निकलती, कभी चूल्हा हिलने लगता है। परेशान हो गई हूँ मम्मी, अपनी सास से क्या शिकायत करूं? मेरी तो मेरी माँ ने भी बात नहीं सुनी। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि तेरे ससुराल में ऐसा अंतिम सांस गिनता हुआ फटे हाल चूल्हा होगा। इतना बड़ा घर है तेरे ससुराल वालों का, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर रखी है करके आके, और रसोई में एक चूल्हा तक नहीं है। ये तो बिल्कुल हद ही हो गई। अब तुम्हारे ससुराल वालों के ठाठ देखकर कौन सोच सकता था कि उनके घर में खाना बनाने के लिए ढंग का चूल्हा नहीं होगा। चल बेटा, तू मन छोटा मत कर, तू ऐसा कर, एक दिन के लिए यहाँ आ जा, मैं तुझे नया चूल्हा खरीद कर दे देती हूँ। उठाकर कबाड़ में फेंक देना उस पुराने चूल्हे को। जितनी आसानी से मम्मी तुमने ये बात कह दी ना, उतना आसान नहीं है। मेरी सास ना झोंक की तरह चिपक कर बैठी है उस चूल्हे के साथ। अपने दहेज में लेकर आई थी वो इस चूल्हे को। उनका कहना है कि उनकी अर्थी के साथ ही ये चूल्हा यहाँ से हटेगा। चूल्हा अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहे गैस लीक हो या रसोई में आग लग जाए, लेकिन खाना उनके मायके से आए हुए उस चूल्हे पर ही बनेगा। बेटा, ये तो गलत बात है। बच्चों की तरह जिद करना समधन जी को शोभा देता है क्या? तू कहे तो मैं बात करूं समधन जी से? नहीं मम्मी, अब जो करना है मुझे ही करना है। आप ऐसा करो, फिलहाल ना एक ग्लास टॉप वाला 4 बर्नर का चूल्हा मंगा कर रखो। संडे को मैं आऊंगी और ले जाऊंगी। अरे बेटा, अभी तो तू कह रही थी तेरी सास तुझे चूल्हा बदलने नहीं दे रही, और अब कह रही है मैं नया चूल्हा खरीद कर रखूं। मुझे तो तेरी बात समझ में नहीं आ रही। मम्मी, आप बस उतना करो जितना मैंने कहा है, बाकी मुझे पता है मुझे क्या करना है। 2 दिन बाद संडे था। सीता अपने मायके जाती है और मायके से अपनी पसंद का सुंदर चमचमाता नया चूल्हा लेकर वापस ससुराल आती है। देख रहे हैं आप, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मेरे मना करने के बाद भी अपने मायके से नया चूल्हा लेकर यहाँ आ गई। शादी के समय तो इसकी माँ बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, हमारे यहाँ बेटियों को चूल्हा नहीं दिया जाता, तो फिर शादी के 4 दिन बाद चूल्हा देना अपशगुन नहीं होता क्या? मुझे चूल्हे की जरूरत है, इसलिए मेरी माँ ने चूल्हा दे दिया। और वैसे भी आप भी तो अपने मायके से चूल्हा लेकर आई थी ना, बस इसलिए मैं भी लेकर आई। ले आई है तो ले जाकर स्टोर रूम में पटक दे, मेरी रसोई में इसके लिए कोई जगह नहीं है। देखिए माँ जी, 30 साल पहले आपके आए मायके के इस चूल्हे से आपको इतना लगाव है, तो आपको क्या लगता है मुझे अपने इस लेटेस्ट डिजाइन वाले चूल्हे से कोई लगाव नहीं होगा? अगर वो चूल्हा आपके मायके से आया है तो ये चूल्हा मेरे मायके से आया है। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे मेरे मायके का चूल्हा इस्तेमाल करने से रोकता है। कौन क्या? मैं ही रोकूंगी तुझे, क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा?
दोनों सास बहू के बीच की महाभारत बढ़ती जा रही थी और अब तो पड़ोसी भी ताक झांक करके घर से आ रही बहस की आवाज का आनंद उठाने लगे थे। अरे बस भी करो तुम दोनों, शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं? या उसे बेच कर भी चूल्हा खरीद लिया तुम दोनों ने? बहू मैंने चूल्हा रिपेयर कराया था ना, फिर ये बवाल करने की क्या जरूरत आन पड़ी? बाबूजी कोई बवाल नहीं किया मैंने, बस मैं तो नया चूल्हा लेकर आई हूँ। वो रोज रोज खराब होने वाला जंग लगा पुराना चूल्हा हमारे किचन का पूरा लुक बिगाड़ रहा था। कान खोलकर सुन लो जी, अगर उसका चूल्हा मेरी रसोई में आया तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। और अगर मेरा चूल्हा आपने रसोई में नहीं रखा तो मैं रसोई में पांव तक नहीं रखूंगी। बहू मेरे पास तुम दोनों की समस्या का समाधान है। तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, मैं शाम तक सब सही कर दूंगा। ससुर की बात सुनकर दोनों सास बहू अपने अपने कमरे की तरफ निकल जाती हैं। शाम के समय जब सुनीता और सीता अपनी रसोई में जाती है तो देखती है वहां से दोनों चूल्हे गायब हो चुके हैं। आपने तो दोनों चूल्हे रसोई से हटा दिए, अब क्या हम मंतर मार कर खाना बनाएंगे? बिना चूल्हे के कभी खाना बनता है क्या? अरे भगवान, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना मैं सब संभाल लूंगा। तुम दोनों मेरे साथ बाहर आंगन में चलो। सुनीता और सीता दोनों हैरानी से आंगन की ओर जाने लगती है। ये देखो, आज से तुम दोनों इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओगी। इस मिट्टी के चूल्हे में बना हुआ खाना स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी। अब तो तुम दोनों में से किसी को भी खाना बनाने या खाने में कोई एतराज नहीं होगा। तुम दोनों के ही मायके से आए हुए चूल्हे मैंने पैक करके बड़े इज्जत और सम्मान के साथ स्टोर रूम में रखवा दिया। तुम चाहो तो सुबह शाम रूली का टीका लगाकर उनकी आरती उतार सकती हो, लेकिन फिलहाल खाना तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा। लेकिन बाबूजी मुझे तो ये जलाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं बहू, नए काम की शुरुआत कभी ना कभी तो करनी पड़ती है। और तेरी सास है ना, उसे ये चूल्हा जलाना बहुत अच्छे से आता है, वो तुझे सब सिखा देगी। और सुनीता जी, जैसे लड़ाई करने में और घर का माहौल बिगाड़ने में आप बहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है ना, अब मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में भी बहू का उतना ही हाथ बटाना है आपको। कैसी बात करते हैं जी आप? खाना मिट्टी के चूल्हे में बनेगा या स्टील के, ये तो बहू देखेगी ना। मेरा इन सब से क्या वास्ता? मैं तो रसोई से संन्यास ले चुकी हूँ भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे तुमने संन्यास ले लिया? सन्यासी आदमी घर की हर छोटी छोटी बातों और मसलों में जाकर अपनी नाक नहीं घुसेड़ा करता। अब बातें करने में तुम दोनों अपना समय व्यर्थ मत गंवाओ, जल्दी से जाकर चूल्हा जलाओ। सबसे पहले आप गरम गरम चाय बनाओ और फिर उसके बाद खाना। और हाँ बहू, तुम्हें बड़ी समस्या थी ना उस पुराने चूल्हे से, क्योंकि उसमें जंग भी लगा था। अब इस मिट्टी के चूल्हे में जंग लगने का कोई झंझट ही नहीं है। खाना बनाने के बाद मिट्टी से पोतोगी तो हर रोज बिल्कुल नया नजर आएगा। ससुर जी का पैतरा दोनों सास बहू पर बहुत भारी पड़ गया था। कहाँ गैस चूल्हे पर खाना बनाने वाली सीता और सुनीता अब खुले आंगन में धूप में बैठकर खाना बना रही थी। माँ जी, अभी तो बस फरवरी शुरू हुई है, अभी से इतनी तेज धूप निकलने लगी है कि दोपहर में तो यहाँ खुले आंगन में बैठकर खाना बनाया ही नहीं जा रहा मुझसे। गर्मी से हालत खराब हो रही है। अरे अभी तो फरवरी का महीना है बहू, मई जून के महीने में तो चूल्हे पर खाना बनाएगी ना तो चक्कर खा कर गिर जाएगी तू। किसी तरह हाय हाय करते रोते गाते दोनों सास बहू कड़ी धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं तुझे ब्याह कर घर ले आई। जिस दिन से शादी करके आई है, घर की सुख शांति को ग्रहण लग गया है। ससुराल जाकर 100 तरह के समझौते करने पड़ते हैं। तुझे घर में किसी चीज की कमी रखी थी क्या मैंने? सिर्फ एक गैस चूल्हे की ही तो बात थी। अपनी सास का मन रखने के लिए इतनी सी बात नहीं मान सकती थी तू? माँ जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये इतना बड़ा बंगला अपनी पसंद से बनाया आपने, खुद सजाया, अब क्या एक गैस चूल्हा भी बहू की पसंद का नहीं रख सकती घर में? चलिए मान लिया कि मैंने बचपना दिखाया, लेकिन आप तो समझदार थी, आप ही बड़प्पन दिखाकर मेरा वो ग्लास कुकटॉप रसोई में रखवा लेती। बहू आज तो मजा ही आ गया। बरसों बाद इतना स्वादिष्ट मिट्टी के चूल्हे का बना हुआ खाना खाया मैंने। भाई पहले तो तुम दोनों के झगड़ों से मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो ना, तुम दोनों सास बहू चूल्हे के लिए झगड़ा करती, ना ही मेरे मन में ये मिट्टी का चूल्हा लाने का आइडिया आता है। अब जब घर में मिट्टी का चूल्हा आ ही गया है तो मैं तो अब सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी के चूल्हे का ही खाना खाऊंगा। अब उन दोनों चूल्हे के बारे में सपने देखना बंद कर दो तुम दोनों। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनेगा तो बचत भी होगी, और जब तुम दोनों दिन भर मेहनत करके खाना बनाओगी तो तुम्हारे पास लड़ने झगड़ने का टाइम भी नहीं बचेगा।
चूल्हा जलाने और उस पर खाना बनाने की मुसीबत को 1 सप्ताह तक झेलने के बाद दोनों सास बहू की अकल ठिकाने आ गई थी। अभी तक सांप और नेवले की तरह लड़ रही सुनीता और सीता की जोड़ी अब जय और वीरू की तरह पक्की दोस्त में बदल गई थी। सुनते हैं जी, वो मैं क्या कह रही थी, अभी नई नई शादी है ना सीता की, बेचारी बच्ची पूरा दिन चूल्हा जलाने और उसके धुएं से परेशान हो जाती है। मैं क्या कह रही थी, बच्चों का ना दिल रख लेते, उसका वो कांच वाला 4 बर्नर वाला चूल्हा है ना, उसे ही रखवा देते रसोई में। बहू बिल्कुल ठीक कह रही थी, नए ज़माने के साथ ताल में ताल मिलाकर चलना चाहिए। कब तक पुराने सामानों का मोह लेकर बैठे रहेंगे। नहीं नहीं माँ जी, गलती तो सारी मेरी थी। आपको अपना मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। रसोई में चूल्हा अगर आएगा तो आपका वही 30 साल पुराना स्टील का चूल्हा आएगा। क्या हुआ अगर उसमें थोड़ा सा जंग लगा है और कभी कभी गैस लीक हो जाती है और हफ्ते में 1-2 बार उसका बर्नर डिस्को डांस करने लगता है, इतना ही तो है ना। छोटी छोटी परेशानियां तो हर सामान के साथ लगी रहती है। मैं मैनेज कर लूँगी। बहू मैंने कहा ना तेरा चूल्हा आएगा, क्या दिया मतलब बात फाइनल। माँ जी आपका चूल्हा आएगा और ये बात सच है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। तेरा चूल्हा नहीं आपका। मैंने कहा ना तेरा। आपका आपका आपका। बेटा लक्ष्य, चल ढाबे पर चाय पीकर आते हैं। हमारे घर की औरतों का कोई इलाज नहीं है भाई। सविता एक पारंपरिक सोच वाली महिला थी जो हर काम अपने तरीके से करना चाहती है। प्रीति नई नई शादी हुई है उसकी, मॉडर्न सोच रखने वाली, लेकिन परिवार को खुश रखने की कोशिश करती है। राजेश सविता का बेटा और प्रीति का पति, जो माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। प्रीति सुबह सुबह रसोई में पराठे बना रही है। सविता जी अंदर आती हैं। अरे प्रीति, ये क्या कर रही हो? पराठे ऐसे नहीं बनाते। तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया है कि नहीं तुम्हें? मम्मी जी, मैं अपने मायके की खास मसालेदार पराठे बना रही हूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं। हमारे घर में तो भाई सादी चीज़ें ही पसंद की जाती है। यह मसाला वसाला तुम्हारे मायके में चलता होगा, यहाँ नहीं। मम्मी जी एक बार चक्के तो देखिए, आपको भी पसंद आएंगे। अच्छा, तुम्हारे मायके के पराठे हमारे पराठों से बेहतर हो गए? ऐसा नहीं है मम्मी जी, बस सोचा कुछ नया ट्राई करूं। प्रीति पराठे सर्व करती है। राजेश और सविता बैठते हैं। वो प्रीति, पराठे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लग तो ठीक ही रहा है, देखते हैं स्वाद कैसा है। सविता पराठा चखती है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। थोड़ा कम मसाला होता ना तो और अच्छा रहता। मम्मी जी अगली बार आपके स्वाद के हिसाब से बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात सुन ले, हमारे घर में जो भी हो मेरी मंजूरी से ही होना चाहिए। जी मम्मी जी। सुबह का समय, प्रीति पराठे बना रही है। सविता जी अंदर आती हैं। प्रीति, ये तुमने फिर से मसाले वाले पराठे बनाना शुरू कर दिया? मैंने साफ कहा था हमारे घर में ऐसे पराठे नहीं चलते हैं। मम्मी जी राजेश को ये पराठे पसंद है इसलिए बना रही हूँ। और मुझे मेरी पसंद का क्या? मैं क्या सिर्फ रसोई में खड़े होकर तमाशा देखने के लिए आई हूँ? मम्मी जी मैं आपके लिए सादे पराठे बना दूंगी। तुम्हारे मायके में ना शायद ऐसे चलता होगा, लेकिन ये मेरा घर है। अरे मम्मी, सुबह सुबह क्या हो रहा है? देखो ना, तुम्हारी बीवी फिर से अपने मायके वाले मसालेदार पराठे बना रही है। मम्मी पराठे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तुम्हें तो हमेशा अपनी बीवी की ही तरफदारी करनी है, मेरी बात किसी को समझ में ही नहीं आती। तभी उनकी पड़ोसन नीलम दही लेने आती है। सविता उसे चाय के लिए बिठा लेती है। तभी प्रीति गर्मा गर्म पराठे ले आती है। सविता के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। सविता, सुना है प्रीति के मायके के पराठों की बड़ी तारीफ होती है, मुझे भी चखने दो भाई। हाँ हाँ, खाकर देखो, बस मसाले के नाम पर जलन होगी। पर नीलम तो पराठा खाकर तारीफ करती है। वाकई प्रीति, तुम्हारे पराठे तो लाजवाब है। सविता, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, पर हमारे घर का तरीका अलग है। राजेश माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। मम्मी, अब इसे भी हमारे घर का तरीका बना लो ना। पराठे मायके के हो या ससुराल के, ये घर मेरे नियमों से ही चलेगा। मम्मी जी मैं तो बस सबको खुश करने की कोशिश कर रही थी। प्रीति अपने कमरे में दुखी बैठी थी। तब राजेश उसके पास आता है। प्रीति इतनी परेशान क्यों? राजेश, मैं कितना भी कुछ अच्छा कर लूं, मम्मी जी को खुशी नहीं कर पाती। मम्मी को समय लगेगा, लेकिन तुम हार मत मानो। कोशिश तो करती हूँ मैं। प्रीति मन ही मन ठान लेती है कि एक दिन वो सविता का दिल जीत लेगी। नेहा छुट्टी पर अपने मायके आई हुई है। सुबह सुबह रसोई में प्रीति पराठे बना रही है। नेहा अंदर आती है। वाह भाभी, आज फिर से वही मायके वाले पराठे। हाँ नेहा, ये सबको पसंद आते ना, तुम भी खाकर देखो।
भाभी, मायके का खाना मायके में ही अच्छा लगता है। ससुराल में आकर वहाँ के ही तौर तरीके अपनाने चाहिए। अरे मैंने तो बस सोचा कि सबको कुछ अच्छा खिलाओ, अलग खिलाओ। अलग? मम्मी कितनी बार कह चुकी है कि उन्हें मसालेदार पराठे पसंद नहीं, फिर क्यों बनाती हो? इतने में सविता भी आ जाती है। नेहा ठीक कह रही है। प्रीति, तुम जानबूझकर मेरी बातों को अनसुना कर रही हो ना? मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ परिवार को खुश करने की कोशिश करती हूँ। परिवार को खुश करने के नाम पर अपनी मर्जी नहीं चला सकती। सभी नाश्ते के लिए बैठे थे। माहौल में तनाव सा था। मम्मी, मुझे तो ये पराठे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तुम हर चीज में कमी निकालने की आदत छोड़ क्यों नहीं देती नेहा? भैया, आप हमेशा भाभी की साइड लेते हो। ये घर मम्मी का है, उनके नियमों से चलना चाहिए। और भाभी को भी इस घर का हिस्सा मानना चाहिए। उनकी भी कुछ पसंद नापसंद हो सकती है। देख लिया नेहा, तुम्हारा भाई अब पूरी तरह बदल चुका है। घर का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। रात को राजेश थोड़ा और समझा देता है कि मम्मी और नेहा के हिसाब से थोड़ा चल लो ना। अगली सुबह प्रीति मायके के हिसाब से नहीं, अपने ससुराल के हिसाब से ही पराठे बनाती है। उसे लगता है अब तो कोई शिकायत नहीं करेगा। अब इस बार, प्रीति, ये पराठे इतने मोटे क्यों बना रही हो? हमारे घर में पतले पतले पराठे बनाए जाते हैं। मम्मी जी, आज तो कम मसाले और मक्खन वाले हैं। मुझे लगा आपको आज अच्छे लगेंगे। इस बार ठीक है, स्वाद अच्छा है, लेकिन मक्खन थोड़ा कम हो सकता था। मम्मी जी, मक्खन नहीं होगा तो पराठा अधूरा लगेगा ना? समझना चाहिए कि सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। मम्मी बस, अब बहुत हो गया, बस भी करो। सविता उसे घूरने लगती है। इतनी ही देर में नेहा चालू हो जाती है। ये पराठे या लड्डू पतले बनाओ भाई। मम्मी, जब से मैं आई हूँ ना, एक दिन भी अच्छा खाना नहीं मिला। इससे अच्छा मैं ससुराल में ही थी। मम्मी, मुझे तो प्रीति के बनाए पराठे बहुत पसंद है। पसंद है या डर के मारे खा रहे हो? मम्मी, आपके और प्रीति के बीच में फंसना मेरी किस्मत है। और नेहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अच्छा खाना ही नहीं मिला। वो पूरी कोशिश कर रही है ना। तुम लोगों को उसके यहाँ के पराठे पसंद नहीं आए तो उसने आज तुम्हारे हिसाब से बना दिए। अब आज नई कहानी शुरू हो गई मोटे पतले की। अरे भाई, इंसान करे तो क्या करे। माँ, आप सही कह रहे थे। शादी के बाद भाई बहुत बदल गया है। नेहा खाना छोड़कर चली जाती है। राजेश उसके पीछे पीछे जाता है। अरे वो कोशिश तो कर रही है ना। ठीक है भैया, मैं भी कोशिश करती हूँ एडजस्ट करने की। प्रीति सबकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी नेहा अंदर आती है। वो देखती है कि प्रीति रो रही है। अब इसमें रोने जैसे तो कोई बात नहीं है। नहीं अच्छा लगा खाना तो बोल दिया। नेहा, मैं सबकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर बार गलत साबित होती हूँ। देखो, मम्मी को समझने में समय लगेगा, कोशिश करती रहो। अगली बार से मैं तुम्हारे पराठों की तारीफ करूँगी, समझी? नेहा अपनी माँ से बात करती है। मम्मी, भाभी ना बुरी नहीं है, वो सिर्फ सबको खुश रखना चाहती है। अच्छा, हो सकता है नेहा कि मैं ही उसे समझने में गलती कर रही हूँ। हाँ मम्मी, आप थोड़ा ना अपने विचार बदल लीजिए। सविता मुस्कुराती है और सोचती है प्रीति को एक और मौका देना चाहिए। उधर प्रीति भी यही सोच रही थी कि वो और कोशिश करेगी। अगली सुबह वो सोच लेती है कि आज कोई गलती नहीं होगी। वो अपने घर से आया हुआ अचार भी निकाल लेती है और सोचती है कि घर के बने हुए अचार के साथ जब वो गर्मा गर्म पराठे खिलाएगी तो सब खुश हो जाएंगे। प्रीति पराठे बना रही है। सास उसकी मदद करने आई है, लेकिन हल्की नोक झोंक माहौल बदल देती है। प्रीति, ये पराठे कैसे बना रही हो? आटे में थोड़ा और पानी डालो। हमारे घर में पराठे नरम बनाए जाते हैं। मम्मी जी, नरम बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन पराठे तभी अच्छे लगते हैं जब थोड़े क्रिस्पी होते हैं। क्रिस्पी अच्छे होते हैं, लेकिन लगता है तुम्हारे मायके में पराठे सिर्फ तुम्हारे पापा खाते होंगे। नहीं तो पूरा परिवार खाता है और सब तारीफ भी करते हैं। इस बार प्रीति की आवाज़ थोड़ी तेज होती है। वो भी रोज रोज की चिकचिक से परेशान हो गई थी। राजेश, प्रीति का पति, पास से गुजरता है और बातचीत सुनकर रुक जाता है। क्या हुआ? मम्मी और प्रीति में फिर से मायके के पराठे बनाम ससुराल के पराठे की बहस चल रही है? और नहीं तो क्या, तुम्हारी मम्मी को मेरे हाथ के पराठे पसंद ही नहीं आते, चाहे मैं कुछ भी करने की कोशिश कर लूं। और ये तुम्हारी पत्नी है जिसे ससुराल के रीति रिवाज समझने में दिलचस्पी नहीं है। अरे पराठा तो पराठा है मम्मी, आप खा लो ना। और प्रीति, थोड़ा मम्मी की पसंद का ध्यान रखा करो। तो अब मैं सबकी पसंद का ध्यान रखूं और मेरी पसंद? मैं हर समय बिना स्वाद के पराठे खाऊं? सोचा किसी ने? कभी तुमने भी सोचा कि मेरी पत्नी क्या खा रही है? प्रीति गुस्से में खाना बनाना छोड़कर कमरे में चली जाती है। इसके मायके में होता होगा ये सब। राजेश, इसको समझा दे, यहाँ ये सब नहीं चलेगा।
राजेश उसे मनाने जाता है। तुम्हें मम्मी की हर बात सही लगती है, कभी मेरी तरफ तारीफ नहीं करते, और इसमें मायके को बीच में लाने की क्या जरूरत है? प्रीति, मम्मी की उम्र हो गई है, वो जो कहती है उनकी आदत है। तुम क्यों उनकी बातों को इतना दिल पर लेती हो? बात दिल पर तभी लगती है जब तुम बीच में मुझसे ज्यादा उनकी तरफ हो जाते हो। अच्छा बाबा, माफ कर दो, कल से तुम्हारे मायके वाले पराठे ही बनेंगे बस। सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें भी मम्मी की पसंद के पराठे कभी कभी बनाने होंगे। प्रीति ने पराठे बनाए हैं, पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा है। ससुर जी श्याम बाबू पराठा खाते ही तारीफ करना शुरू कर देते हैं। सास थोड़ी नाराज हो जाती है। वाकई प्रीति, तुम्हारे बनाए पराठों का तो कोई जवाब नहीं। मक्खन और स्वाद का तो परफेक्ट मेल है। धन्यवाद पापा जी, आज आपके लिए मैंने अपने मायके की स्टाइल के पराठे बनाए हैं। अरे मायके का स्टाइल हो या यहाँ का, तुम्हारे हाथ में जादू है भाई। जादू पराठों में है या मक्खन में? मक्खन तो मैंने भी लगाया है। अरे भाग्यवान, तुमने मक्खन लगाया होगा लेकिन स्वाद तो प्रीति के हाथों का है। हाँ हाँ, अब तो बहू ही सब कुछ है, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रही। अरे मम्मी जी ऐसा नहीं है, मैंने तो बस। अरे रहने दो, तुम्हें तो सिर्फ अपनी तारीफ सुननी है, सारा दिन मायके का नाम लेकर घूमती रहती हो। मम्मी क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रही हो? बेटा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब से बहू आई है सारा ध्यान उसी पर है ना। लेकिन माहौल अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। शाम का समय सास और बहू का आमना सामना होता है। मम्मी जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बोलो, क्या पूछना है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपका सम्मान नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा जी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। मम्मी जी वो मजाक कर रहे थे, आप जानती हैं मैं तो आपकी बनाई सब्जी और दाल को भी बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा? आपके बिना मेरी रसोई अधूरी है मम्मी जी। अब सविता को थोड़ा सुकून होता है, उसे लगता है कि बहू उससे दबती है, पर ये उसकी गलतफहमी थी। प्रीति अपने रूम में जाकर बड़बड़ करने लगती है। ये बुढ़िया थोड़ी देर अब चुप रहेगी। पराठे ना हो गए, कोई मुसीबत लग गई है जान से। मैं तो जा रही हूँ थोड़े दिन मायके। वो राजेश से पूछकर कुछ दिन के लिए मायके चली जाती है। प्रीति मायके आई हुई है, किचन में उसकी माँ और बहन बैठी हैं। प्रीति पराठे बनाने में लगी हुई है। प्रीति, तुम्हारे हाथ के पराठों का तो पूरा मोहल्ला दीवाना है। हाँ दीदी, राजेश जीजू भी तुम्हारे पराठों के दीवाने होंगे ना? जीजू तो पसंद करते हैं, लेकिन सासू माँ को मेरे पराठे ज़रा भी पसंद नहीं आते। क्यों? क्या तुम्हारी सास को तुम्हारा खाना बनाना पसंद नहीं? मम्मी, उन्हें सब चीज़ें अपने तरीके से चाहिए। मेरे मायके के पराठे तो जैसे गुनाह हो गए। प्रीति, सुनीता और रीना पराठों का आनंद ले रहे हैं, तभी सविता का फ़ोन आता है। प्रीति, तुम मायके में हो और वहाँ मस्त हो रही हो, घर के कामकाज का क्या होगा? मम्मी जी, मैं कल सुबह लौट आऊँगी, सब संभाल लूँगी। मायके के पराठे खा खा कर तुम वहाँ खुश रह सकती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, इतनी समझ नहीं है? प्रीति फ़ोन रख देती है, वो दुखी हो जाती है। बुढ़िया को यहाँ भी चैन नहीं है, जीने नहीं देगी मुझे। बेटा, ये सब तो हर बहू के साथ होता है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सच कहूं, ससुराल में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। तभी राजेश प्रीति को फ़ोन करता है। प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस मम्मी और रीना से बात कर रही थी। मम्मी की बातों को दिल पर मत लो, वो थोड़ी सख्त है लेकिन तुम्हें पसंद भी करती है। पता नहीं, बस तुम मुझे ऐसे ही पागल बनाते रहना और अपना काम निकालते रहना। वो फ़ोन पटक देती है। फ़ोन पर राजेश का टेक्स्ट आता है। तुम्हारे हाथ के पराठे मिस कर रहा हूँ। प्रीति मुस्कुरा देती है। प्रीति और रीना जब किचन में बातें कर रही हैं, दीदी, अगर कोई मुझसे ऐसे बात करे तो मैं तो सीधा जवाब ही दे दूँ। रीना, हर रिश्ता समझदारी और धैर्य से चलता है, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। प्रीति ससुराल लौटती है। सविता उसे देखती है। मायके में पराठे खाकर तो खूब मज़े किए होंगे। मम्मी जी, आपके लिए कुछ खास मसाले लेकर आई हूँ, अगली बार पराठे आपके हिसाब से बनाऊंगी। देखते हैं। प्रीति मुस्कुराती है और सोचती है कि सास बहू के रिश्ते को सुधारने का एक और मौका मिला है। आज नाश्ते में आलू के पराठे बना देना, राजेश को बहुत पसंद है। जी, अभी बना देती हूँ। प्रीति पराठे बनाने लगती है। इसी बीच उसका फ़ोन बजता है। प्रीति बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? अरे कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा था जब से तू गई है, सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ।
अब प्रीति अपनी मम्मी से ईयरफोन्स लगाकर बातें करने लगती है, पर उसका पराठे बनाने में पूरा ध्यान था। इतने में ही सविता उसे देख लेती है और वो अपनी बेटी को देखती रह जाती है। देख ले, अब अच्छे पराठे बने तो बने कैसे, सारा ध्यान तो इसकी माँ की बातों में। पता नहीं क्या सिखा पढ़ा रही होगी, वही बोल रही होगी कि जैसे तुझे पसंद है वैसे बनाना। जबकि उसकी मम्मी बोल रही थी कि बेटा सबका ध्यान रखना, उनके हिसाब से रहना और चुप रहना। हाँ मम्मी, वो पराठों का नया मसाला लाई थी ना, तो पराठे सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। अब सविता नाराज़ होकर रसोई में आती है। प्रीति, ये मायके की बातें अभी ज़रूरी है क्या? पहले घर के काम ख़त्म कर ले। माँ जी, मैं बस मम्मी का हालचाल पूछ रही थी, पराठे तो बन ही रहे हैं। इतनी बार समझा दिया कि ढंग से काम किया करो, कितने साल हो गए, अब तो अकल आनी चाहिए कि नहीं? तुम्हारे मायके की आदतें यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सब कुछ घर के हिसाब से होता है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी को मायके की याद बहुत आती है। इतना टाइम हो गया पर इसे यहाँ का खाना पीना पसंद ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। प्रीति ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप बस गलत समझ रही हो मम्मी। तुम हमेशा अपनी बीवी की साइड लेते रहते हो, हैं? क्यों? प्रीति परेशान होकर कमरे में चली जाती है। राजेश उसके पीछे जाता है। माँ जी को क्यों लगता है कि मैं मायके की बातों को यहाँ लेकर आती हूँ? प्रीति, मम्मी की उम्र हो गई है, वो थोड़ा ज़्यादा सोच लेती है। तुम उनसे बात मत किया करो जब वो गुस्से में हो। अरे पर मैं गलत क्या कर रही हूँ? मम्मी ने इतने प्यार से नए मसाले दिए कि सबको अच्छे से खिलाऊं, और आपकी मम्मी को लगता है कि मेरी माँ मुझे भड़काती है। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इतना दिल पर मत लो। अब प्रीति घर से आए मसाले का इस्तेमाल करके पराठे बनाने लगती है, पर ध्यान रखती है कि ज़्यादा ना हो जाए और सबको अच्छा भी लगे। पर मसाले डालने के बाद पराठे कड़क होने लगते हैं। प्रीति, ये क्या बना रही हो, इतने कड़क पराठे? तुमने अभी तक पराठा बनाना भी नहीं सीखा क्या? माँ जी, मैंने कोशिश की है, बस थोड़े कड़क हो गया है। तुम्हारे मायके में भी ऐसे कड़क पराठे बनाते होंगे, तभी तो तुमने सीखा नहीं। अरे हमारी बहू होकर भी ये हाल है, कितना समय चाहिए तुम्हें, हैं? तुम्हारे पराठों की कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही। माँ जी, मेरे मायके के पराठे सबसे अच्छे हैं, आप खुद खाकर देख लीजिए। मुझे तो लगता है यहाँ का तवा ही खराब है। वाह, ये नया पैतरा अपना लिया तुमने। अब तवा खराब हो गया जो मैं इतने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तो कड़ी के पत्थर जैसे लग रहे हैं। अगर इतने ही अच्छे पराठे चाहिए तो आप खुद बना लीजिए, मैं रोज़ सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है माँ? क्यों हर बात पर प्रीति को डांटती हो? अरे चुप रह, तुझे तो सिर्फ खाने से मतलब है, बहू का काम है घर को संभालना। हाँ राजेश, आप ही समझाइए इन्हें, रोज़ ताने सुनना कितना मुश्किल होता है। अब बेटे की सुनो और बहू की सुनो, मैं तो कुछ कहती नहीं भाई। राजेश, मैं सच में कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ जी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। प्रीति, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगा। तुम्हें रोज़ ये सब सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब आप ये कड़क पराठे खाइए और बताइए अच्छे बने हैं कि नहीं। अच्छे बने हैं भाई, मैं तो रोज़ खाऊंगा, और सही बताऊं तो मुझे तो करारे ही पसंद है। राजेश अपनी माँ से बात करता है। माँ, वो सच में कोशिश कर रही है, आपको पता नहीं है शायद। उसने मेरे पास एक दूसरा आटा भी मंगवाया था, कह रही थी पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे पराठे माँ जी को अच्छे नहीं लगते, मैं दूसरे आटे से बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, पता नहीं इसके मायके में ऐसे ही बनते होंगे, हमें तो अच्छे नहीं लगते भाई इसके पराठे। माँ, आप एक चीज़ सोचो ना, वो 25 साल अपने घर रही है, कम से कम 10 साल तो पराठे उसने बनाए होंगे। अब हम एकदम से ये उम्मीद करें कि हमारे जैसे बन जाए, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। बात तो सही कह रहे हो बेटा, मैंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। चलो कल से मैं ऐसा करूँगी कि पराठे मैं बना दिया करूँगी, बाकी खाना तो अच्छा ही बना लेती है। इस तरह दोनों का काम बन जाता है और घर का माहौल शांत हो जाता है। कौशल्या के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सबसे पहले मेहमानों में उसकी बड़ी ननद घर में आ चुकी थी। कौशल्या उसे अपनी होने वाली छोटी बहू के बारे में बताते हुए बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। अरे जीजी, आपको क्या बताऊं, ये जो हमारी खुशी है ना, बड़ी चुलबुली है, और खाना बनाने का तो उसे बड़ा ही शौक है। जब देखो कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती है। कभी बर्गर बनाती है तो कभी वो क्या कहते हैं, मोमो लेकिन अगर उससे खाने के लिए कह दो तो खाएगी कुछ नहीं, बस खिलाने का बड़ा शौक है उसे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चोखी बात कही तूने कौशल्या। नहीं तो आजकल की बहुएं तो बड़ी चटोरी होती है, रसोई में गई नहीं और मुंह चालू हो जाता है उनका। अरे तभी तो हम कह रहे हैं ना आपसे, ये हमारी खुशी तो बड़ी ही अलग है, हमेशा दूसरों के लिए नई नई चीज़ें बनाती रहती है।
खुद के लिए कभी कुछ नहीं करती। अरे फिर तो उससे मिलना ही पड़ेगा सच में। अब तुमने इतनी तारीफ कर दी है तो हमारा भी मन कर गया है उससे मिलने का। अरे जीजी, आप जब उससे मिलेंगी ना तो बड़ी खुश हो जाएंगी। हम तो कहते हैं शादी के बाद आप उसके हाथ का अलग अलग पकवान खा कर ही जाइएगा। अब ये तो बात पक्की है कि हम तो जब तक तेरी छोटी बहू के हाथ के पकवान नहीं खा लेते तब तक जाएंगे ही नहीं भाई। कौशल्या जैसा बता रही थी उसकी छोटी बहू सच में वैसी ही थी। हमारी खुशी को अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का बड़ा ही शौक था। वो जब भी यूट्यूब पर नया कुछ देखती तो उसे ट्राई करने के लिए उतावली हो जाती, लेकिन फिलहाल तो इस वक्त अपनी शादी को लेकर बड़ी उत्साही थी। चलो चलो सब लोग आ जाओ, दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं मंडप में। कितनी सुंदर लग रही है ना खुशी। हाँ, दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी लग रही है बिल्कुल। खुशी कह रही थी कि यहाँ मंडप में एंट्री बड़े धमाकेदार स्टाइल में लेने वाली है। धमाकेदार मतलब? अरे रेवती माँ, वो देखो खुशी डांस करते हुए आ रही है, देखो। खुशी को नई चीज़ें ट्राई करने का शौक तो था ही, इसलिए वो बाइक पे डांस करती हुई अपने मंडप पे एंट्री लेती है, जिसे देखकर सब लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने कुछ नहीं देखा था। देखा जीजी, मैंने कहा था ना सबसे अलग है मेरी छोटी बहू। देखा कैसे स्टाइल में एंट्री मारी है उसने। भाई मानना पड़ेगा तेरी छोटी बहू को, सबको चौंका के रख दिया उसने तो। अरे अभी आगे आगे देखिए क्या होता है बुआ जी। खुशी की एंट्री से सब लोग बड़े ही खुश हो गए थे। उसके बाद उसने वरमाला में भी कुछ कमाल ही किया था। वरमाला उड़कर मेहुल और खुशी के पास आ गई, जिसे देखकर वहां हर इंसान नाचने लगा। अरे माँ जी, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि आपकी छोटी बहू तो बड़ी कमाल निकली। सब लोग हमारे घर की शादी की ही तारीफ कर रहे हैं। अरे हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी एंट्री भी हो सकती है, ऐसा कुछ वरमाला में भी हो सकता है। लेकिन खुशी ने तो सच में कमाल ही कर दिया, सबको दिखा दिया कि हमारे घर की छोटी बहू सबसे अलग है। शादी के ये नज़ारे देखकर तो सब मेहमान काफ़ी उत्साही हो गए थे। बुआ जी समेत मामी जी और ताई जी सब लोग खुशी का गृह प्रवेश करवाने कौशल्या के घर पहुंच गए थे। अरे खुशी बहू, देख तो तेरे स्वागत में कितने लोग आए हैं यहाँ। अरे हमें तो आना ही था। इनकी शादी देखकर तो हमें अब देखना है कि खुशी बहू खाने में क्या कमाल करती है आखिर। अरे बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, कल ही हमारी खुशी की पहली रसोई है, देखिएगा उसमें वो क्या धमाल करती है। कल मैं आप सबके लिए एक ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो आपने सिर्फ फिल्मों में या इंटरनेट पे देखी होगी। फिर तो हम भी यही हैं, कल हम छोटी बहू के हाथों की पहली रसोई खाएंगे। हाँ हाँ, आप सब रुकिए यहाँ, कल मैं आपके लिए कुछ अलग सा हट के बनाऊंगी। हमसे तो अब कल का इंतज़ार करना भी मुश्किल हो गया है। कल तक का इंतज़ार तो अब सबको रहेगा बुआ जी। खुशी के आने से सबके मन में एक अलग ही उत्साह की लहर सी छा गई थी। सबको अगले दिन का इंतज़ार था कि कब छोटी बहू वो अलग सी हट के डिश बनाए और वो उसे चखे। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम ताई जी। हाँ हाँ, प्रणाम तो सबको होता ही रहेगा। अब जल्दी से बता कि आज क्या हट के बनाने वाली है। आज मैं बिल्कुल फायर सा कुछ बनाने वाली हूँ बुआ जी। क्या कहा? फायर? बुआ जी, मैं आज फायर पानी पूरी बनाने वाली हूँ। बुआ जी, वो आपने फ़ोन में नहीं देखा जो यूट्यूब पर दिखाते हैं, पानी पूरी के ऊपर आग लगी होती है? बस आज हमारी खुशी वही बनाने वाली है। अरे वाह, आज तक तो हमने इसे सिर्फ यूट्यूब पर ही देखा था, आज तो हम इसे अपने सामने देखने वाले हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा। आप सब तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ ना इस घर में, तो आपको नए नए अनुभव तो होते ही रहेंगे। अरे कहीं नज़र ना लग जाए मेरी बहू को। चल बहू, अभी जल्दी से बना दे ये फायर पानी पूरी। आज तो मैं इसका वीडियो भी लूँगी और अपने व्हाट्सएप पर भी रखूँगी, जिससे मेरी सारी सहेलियाँ जल जाएंगी। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। फायर पानीपुरी का नाम सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगे थे। सब लोग बेसब्री से खुशी का इंतजार कर रहे थे और कुछ देर बाद खुशी एक बड़ी सी थाली लेकर पानीपुरी लेकर आ जाती है। बन गई फायर पानीपुरी बहू। बस अब मेरा हथियार इसमें काम करेगा, ये रहा। खुशी ने एक बड़ा सा लाइटर निकाला और सारी पानीपुरी के चीज़ के ऊपर आग लगा दी और सबको अपना मुंह खोलकर रखने को कहा। सब लोग अपना मुंह खोलकर रखिए, फायर पानीपुरी आपके मुंह में बस आने ही वाली है। खुशी ने एक एक करके सबके मुंह में फायर पानीपुरी डाल दी, जिससे आग से सबका मुंह जल गया। सबने जल्दी से ठंडा पानी अपने मुंह में लिया और चिल्लाने लगे, हाय मर गई, मेरा मुंह जला दिया छोटी तूने तो। हाय अब क्या करूं, मर गई मैं तो। अरे फायर पानीपुरी में तो सच में फायर थी, अब तो जिंदगी में कभी आग के सामने भी ना जा पाऊंगी।
अरे बुआ जी, हुआ ना अलग से अनुभव। मैंने कहा था ना आपको, ये अनुभव पहले कभी नहीं हुआ होगा। अरे मुझे करना भी नहीं है ऐसा अनुभव फिर से। ये ले तेरा निक। कौशल्या, मैं तो जा रही हूँ। पता नहीं तेरी नई बहू और क्या क्या अनुभव कराने वाली है तुझे। अरे जीजी, खाना तो खा कर जाइए। अरे खाना खाने के लिए ज़बान भी तो होनी चाहिए ना। वो तो तेरी बहू ने जला दी। अब नहीं रहना मुझे यहाँ। खुशी, ये क्या, सब लोग भाग गए? अरे भाभी, इन्हें आदत नहीं है ना ऐसी अलग सी चीजें खाने की, बस इसलिए। अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ बदल दूंगी। मम्मी जी, हम तो इसे फूल समझे थे, ये तो सच में फायर निकली। आज इसका पहला दिन ऐसा है, न जाने आगे क्या करेगी। हे भगवान, रक्षा करना हमारी। अरे पहले बर्फ तो ला, मुंह जल रहा है। मेरा भी, आइए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुशी सच में ऐसा कुछ कर देगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन से तो वो कुछ न कुछ अतरंगी करती ही रहती थी। ये देखिए, आज ना मैंने फ्रोजन पराठे बनाए हैं। फ्रोजन पराठे? ये क्या है भला? मैं क्या कह रही थी खुशी, कि ये तुम भी खा लो हमारे साथ। तुम्हें भी तो इतना नया कुछ खाने का अनुभव हो। नहीं भाभी, आपको पता है ना, मुझे सिर्फ खाना बनाने का शौक है। मैं सिर्फ खाना परोसूंगी आप सबको। आखिर यही तो एक बहू का धर्म होता है ना। आप सब इन नई नई चीज़ों का अनुभव कीजिए, मैं आपको परोस देती हूँ। कल की फायर पानी पूरी से इतना डर गया हूँ मैं, आज ये फ्रोजन पराठे सबके सामने लाकर रख दिए। भाई तेरी बीवी है, तुझे ही सबसे पहले खाना होगा। मेरी बीवी है, लेकिन पसंद तो आप सबने किया ना मेरे लिए। हाँ, आप सब भी इस सजा के हकदार हैं। चलिए सब साथ में खाते हैं। अरे खाइए ना, अब सब रुके क्यों हैं? खाने से पहले भगवान का नाम ले लो कि इन फ्रोजन पराठों को खाने के बाद हम सब सही सलामत बच पाए। सब लोग प्रार्थना करने के बाद फ्रोजन पराठे खाते हैं, जो कि इतने ठंडे थे कि चबाना तो दूर की बात है, टूट भी नहीं रहे थे। तुमने पराठे के साथ आरी नहीं रखी है? इसे काटने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। अरे ये ऐसे ही खाए जाते हैं, कड़क कड़क। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि ये पिघल जाए। अरे पिघल तो हम जाएंगे अगर ये फ्रोजन पराठे खा लिए तो। खुशी के अतरंगी किस्से खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसके दिमाग में हर दिन कोई ना कोई खुराफात चलती रहती थी। आज इतना सन्नाटा क्यों है घर में रेवती? अरे माँ जी, आज फिर से खुशी रसोई घर में है। पता नहीं इस बार क्या बना रही है। हे भगवान, आज फिर इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा। पता नहीं आज मुंह जलेगा या दांत टूटने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी जी कि अब मुझे उपवास रखने चाहिए, उसी में मेरी भलाई है। माँ जी, लो आ गई मुसीबत। माँ जी सोचिए आज मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अरे बहू, अब ना मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। तू ही बता दे कि आज क्या सजा है। क्या? माँ जी का मतलब है आज क्या नया बनाया है? आज मैंने गुलाब जामुन के चावल बनाए हैं। सत्यानाश! क्या? शाबाश! मैं कह रही थी शाबाश, क्या सोच है तुम्हारी। गुलाब जामुन के चावल, वाह वाह वाह। रेवती, तुम इसके लिए अवार्ड लेकर आना। अरे भाई, हमारी बहू खुशी को अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। पापा जी? नहीं नहीं बेटा, आज नहीं। आज मेरा व्रत है और अभी मुझे बाहर जाना है। कल बात करते हैं। हाँ, निकलो यहाँ से। ये लो, ये तो निकल गए हैं हमें फंसाकर। हम दोनों ही घर में ये गुलाब जामुन के चावल खाने के लिए बचे हैं मम्मी जी। खाने में अलग अलग चीज़ें बनाने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो खुशी यूट्यूब पर नए नए ट्रेंड को देखकर वो भी घर में ट्राई करने लगी थी। ये लीजिए पापा जी रोटी। हाँ दे दो बेटा। अरे लीजिए ना। अरे ये क्या कर रही हो खुशी, रोटी हाथ में क्यों नहीं आ रही है? अरे आज इसने यूट्यूब पर वो आइसक्रीम वाले को देखा है ना, जो आइसक्रीम नहीं देता आसानी से, बस वही आपके साथ कर रही है। खुशी बहुत देर तक यही करती रही, जिससे सब लोग अब थक गए थे। रेवती, एक काम कर, होटल से रोटियां मंगवा ले। खुशी, तू ना बेटा खेलती रहे ये सब। हाँ, इसका तो खेल ही ख़त्म नहीं होने वाला आज। मैं बाहर से ही रोटियां मंगवा लेती हूँ। खुशी के ससुराल वाले अब तो सदमे में रहते थे। न जाने कब खुशी कोई नया चोंचला लेकर उनके सामने आ जाए, लेकिन हमारी खुशी को तो इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। माँ जी,
देख, आज ना मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ, आज मैं कुछ खाने वाली नहीं हूँ और ना ही आज कुछ खेलने के मूड में हूँ, इसलिए तू यहाँ से चली जा। हाँ, खुशी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब पैतरे मत आजमाया करो। हर बार तुम कुछ अलग करने के चक्कर में हमें फंसा देती हो। अरे भाभी, जिंदगी में फन होना जरूरी है, इसीलिए कुछ न कुछ अलग ट्राई करते रहना चाहिए। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे आज क्या नया ट्राई किया है, ज़रा बताओ। वही तो बताने आई थी आपको। आज ना नागिन नूडल्स बनाए हैं, देखिए। अरे वाह, दिखाओ ज़रा। देखिए, अब इसे खाते ही आप डांस करने लगेंगी। हैं, ये तो बात अच्छी लग रही है। ये रेवती को क्या हो गया, आज इसकी तारीफ क्यों कर रही है? मैंने भी ना आज तुम्हारे लिए एक चीज़ बनाई है, ये देखो। इसे कहते हैं झोल लड्डू, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए हैं। वो क्या है ना, तुम अपना खाना तो सिर्फ परोसती हो, खाती तो हो नहीं, तो आज मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं। अरे भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे क्यों नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत थी। लो खाओ। अभी आपने इतने प्यार से बनाए तो ज़रूर खाऊंगी। रेवती ने जो झोल लड्डू बनाए थे उसमें उसने जुलाब की गोलियां डाल दी थी, जिसे खाते ही खुशी एकदम से बाथरूम की ओर भागने लगी। अरे मेरा पेट, मैं अभी आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ, आराम से आओ। हाँ, अरे इसे क्या हो गया अचानक से? बस माँ जी, आज इसने खुद भी कुछ नया सा ट्राई जो कर लिया है। हमेशा परोसती थी ना सबको, आज खुद खा भी लिया। सुबह से शाम हो गई खुशी को, लेकिन बाथरूम के चक्कर ही लगा रही थी वो। अब तो बाथरूम का पानी भी खत्म हो गया था, इसलिए उसने अंदर से रेवती को आवाज़ लगाई। अरे भाभी, जरा पानी चालू करना। अच्छा, मैं सोच रही हूँ पानी चालू करूँ कि नहीं। अरे भाभी, चालू करिए ना, क्यों ऐसा कर रही है? ये कोई समय है क्या खेलने का? हाँ, तो खाना खाते वक्त भी रोटी के साथ खेलना अब से बंद कर देना, समझी? भाभी, मैं आपकी बात समझ गई, प्लीज पानी चालू कीजिए। तुम कहो तो तुम्हारे लिए फायर साबुन ले आओ। भाभी, आज से मैं कुछ भी अतरंगी नहीं करूंगी, सच में। अब प्लीज पानी चालू कर दीजिए। खुशी को अपना सबक मिल चुका था। जुलाब की गोली ने उसके अंदर के अतरंगी कीड़े को मार दिया। उसे समझ में आ गया था कि वो जो अपने शौक के लिए लोगों के साथ खेल रही थी वो गलत था। जब अपने ऊपर बात आती है तो हमें उस चीज़ से गुजरने में कितनी तकलीफ होती है। माँ जी, देखिए आज मैंने क्या बनाया है। हैं? फिर से क्या बना कर ले आई? माँ जी, देखिए तो सही क्या बनाया मैंने। क्या बनाया है, जल्दी से बता दे तू ही। आज मैंने सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अरे माँ जी, डरिए मत, इसमें से कोई फायर नहीं निकलने वाली। हाँ, और ना ही इसमें कोई झोल है। अब तो मैं सिर्फ खाना परोसूंगी नहीं, खाऊंगी भी।